हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज के वीडियो में हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करने वाले हैं जिसके प्रश्न आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अपने आज के टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। और जो अपने आज का टॉपिक है वो है कंडीशनल। अब ये कंडीशनल क्या होते हैं, तो इसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है शर्तानुसार। शर्तानुसार। और इसके एग्जाम्पल है वो आपके, मैं पहले इसका अर्थ बता देता हूं, उसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। कंडीशनल किन शब्दों से मिलकर बना है? कंडीशनल दो शब्दों से मिलकर बना है। वो एक तो कंडीशन होती है और दूसरा अपने इसमें सफिक्स जुड़ता है एयर, तो ये शब्द बन जाता है। अब इस कंडीशनल का मतलब, कंडीशन का मतलब क्या होता है? कंडीशन का मतलब होता है शर्त। अब ये शर्त क्या है? शर्त मैं बता देता हूँ नॉर्मल भाषा में, आप लोगों को तभी समझ में आएगा। घर पे जो मम्मी पापा है वो बेटे को क्या कहते हैं? बेटा पढ़ ले नहीं तो तेरी शादी नहीं होगी। ये नॉर्मल कंडीशन रखते हैं अपने घर वाले, और ये बात अपनी बेटी पे लागू होती है। बेटी को क्या कहते हैं? बेटी को कहते हैं कि बेटी पढ़ ले नहीं तो आगे जाकर तुम्हें बर्तन ही धोने हैं। तो ये बातें अपने सभी पे लागू होती है, इस बातों का बुरा मत मान जाना। चलो बात करते हैं शर्त। शर्त क्या होती है? शर्त मैंने बता दिया कि क्या होती है। अब बात करते हैं कि ये जो कंडीशन होती है शर्त, इस जिसमें यदि आ जाता है, घर वाले कहते हैं ना यदि इतनी पढ़ेगा तो ऐसा हो जाएगा, तो यदि को मतलब इफ, जो इफ वाला वाक्य होता है वो कंडीशन वाला वाक्य होता है। इफ से नहीं कंडीशन शुरू होती है, इफ के अलावा भी होते हैं, वो बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं कंडीशन के प्रकार कितने होते हैं। कंडीशन के प्रकार। अब एक कंडीशन के प्रकारों की बात करें तो नॉर्मली अपन कहते हैं कि कंडीशन 3 प्रकार की होती है, लेकिन अभी अपन बात करें तो चौथे टाइप की और कंडीशन होती है, तो मैं यहां पे 4 प्रकार की लिखूंगा। कंडीशन के प्रकार 4 होते हैं। अब ये 4 कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 पे जो आती है वो आती है अपने पास ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन। अब इस ओपन कंडीशन को भी अपन क्या कहते हैं? इसको अपन कहते देते हैं पॉसिबल कंडीशन। पॉसिबल कंडीशन। अब पॉसिबल कंडीशन या ओपन कंडीशन दोनों एक ही होती है। नंबर 2 जिसको अपन क्लोज्ड कंडीशन कहते हैं, क्लोज्ड कंडीशन, या इसको अपन इम्पॉसिबल कंडीशन भी कहते हैं, इम्पॉसिबल कंडीशन। अब कई जगह आपको नहीं मिल जाएगा कि इसको इम्पॉसिबल नहीं कहते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं। तीसरे नंबर की आ जाती है इनफुलफिलमेंट कंडीशन। इनफुलफिलमेंट कंडीशन। और नंबर 4 पे आ जाती है अपने पास जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन। अभी जीरो कंडीशन क्या होती है ये अपन जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तब वैसे वैसे आप लोगों को बताते जाएंगे। ये जो वाक्य हैं अपने पास, ये जो शर्तें हैं, इन सभी शर्तों की अपन एग्जाम्पल बनाएंगे। किस तरीके से बनाते हैं तो इस तरीके से चलेंगे। तो सबसे पहले जो कंडीशन आती है वो आती है ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन जिसको आप क्या कहते हो? खुली शर्त कहते हो, जिसको हिंदी में कहते हैं खुली शर्त। खुली शर्त। अब ये खुली शर्त क्या है? खुली शर्त का मतलब वही होता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो ऐसा हो जाएगा। ये इसके पूरे होने की संभावना पूरी होती है भाई, पूर्ण होती है, मतलब पूरी संभावना, पूरी संभावना, यानी ऐसा काम कंप्लीट होने की पूरी संभावना रहती है कि ऐसा काम होगा, हो सकता है, हो जाएगा। चलो इसका रूल बताता हूं मैं। इसके रूल्स की बात करूं तो इसका रूल की बात करें तो अपने पास जो इसका रूल होता है वो होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट और कोमा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि ये जो कोमा वाला के बाद वाला वाक्य वो पहले आ सकता है और ये जो इफ वाला वाक्य वो बाद में भी आ सकता है, तो ऐसे कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं, मैंने यहाँ पे विल लिखा है तो विल ही आएगा क्या? नहीं, मोस्टली अपने पास विल का प्रयोग करते हैं। इसकी जगह आप कैन का भी प्रयोग हो सकता है,
इसकी जगह मे का भी प्रयोग हो सकता है, इसकी जगह सेल का भी प्रयोग हो सकता है। ये अपने पास यहाँ पे वाक्य में जो दिया वो आप उसके अनुसार समझ लेना भाई। अब बात करते हैं कि क्या प्रश्न कैसे आते हैं। प्रश्न ऐसे आते हैं कि या तो ये वाक्य कंप्लीट होता है या ये वाक्य कंप्लीट होता है, दोनों में से एक वाक्य कंप्लीट होता है और दूसरा आपको पूरा करना होता है। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, जैसे इफ यू स्पेस और यहां पे वर्ब आ गई, या ऑप्शंस में वर्ब आ गई, वर्क हार्ड यू विल पास। एक नॉर्मल वाक्य है जो मैं बताता रहता हूं। अब इस कंडीशन को देखें अपन, तो इसमें आप लोग को ये वाक्य कंप्लीट करना है। कोमा के बाद वाला पूरा दे रखा है, कोमा के बाद ही क्या दे रखा है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वाक्य में दूसरे वाले वाक्य में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है तो इफ वाला वाक्य है वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। ये देखो मैंने लिख रखा है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, तो ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। और अगर अपन इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कब बनता है, सिंपल सेंटेंस आप जान गए होंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगाना है। अब वर्ब में एस से जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा ये डिपेंड करता है आपका कर्ता पे। कर्ता बहुवचन होने पे वर्ब में एस नहीं जुड़ता है और आपका वाक्य हो जाता है कंप्लीट। चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल यहीं पे कर देते हैं, जैसे इफ सी हेल्प मी आई कैन विन द रेस। अब इफ सी हेल्प मी आई कैन विन द रेस। अब इसमें अपने पास मैंने एक बार एग्जांपल ऐसे बनाया है, इफ सी हेल्प मी, यानी अगर वो मेरी सहायता करती है। तो दूसरे वाले वाक्य में क्या दे रखा है, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है। और अगर कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो आपको ये वाक्य किस में बनाना है, ये वाक्य आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बनेगा, जब आप वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगाओगे। तो मैं यहाँ पे हेल्प कर देता हूँ। अब मैंने हेल्प किया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब इसके साथ वर्ब में ऐसे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा ये डिपेंड करता है कर्ता पे। और कर्ता अगर एक वचन है तो वर्ब में ऐसे एस जुड़ेगा। अब इसमें एस जुड़ेगा, एस नहीं जुड़ेगा। इसकी क्लास मैंने बहुत डिटेल से बना रखी है, ये आप लोग देख लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। क्या वाक्य नेगेटिव भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, इसके एग्जाम्पल नेगेटिव भी बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे मैंने ये वाक्य कंप्लीट कर रखा है, ये अपन को पूरा करना है, ये कंप्लीट कर रखा है। तो देखो उसको बनाते हैं अपन। इसको बनाएंगे, क्या लिखूंगा मैं, इफ सी कम्स लेट टीचर पनिश हर। और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब बात करते हैं कि इसमें क्या किया मैंने, इसमें मैंने इफ वाला वाक्य कंप्लीट कर दिया है। अगर मैंने इसमें इफ वाला वाक्य कंप्लीट कर रखा है तो आपको देखना है ये कौन सा टेंस बना रखा है। तो इसमें मैंने लिख रखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, इसका मतलब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया है। और अगर मैंने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया है तो इसका मतलब आगे वाला वाक्य आपको विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाना है, विल, और आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देना है। अब आप कहोगे सर क्या यहाँ पे और दूसरा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ पे कैन पनिश भी हो सकता है, यहाँ पे मे पनिश भी हो सकता है, और यहाँ पे सेल पनिश भी हो सकता है। कोई गलत नहीं करने वाला है। चारों ऑप्शन आपके एक साथ नहीं आएंगे, यानी इनमें से आपको एक करना पड़ेगा। ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है कंप्लीट। अब बात करते हैं, ये तो सिंपल थे। नेगेटिव, तो नेगेटिव वाक्य लिखते हैं। तो इफ यू डू नॉट हेल्प someone, no one help you। अब बात करते हैं कि इसमें मैंने ये क्या बना दिया, इफ यू डू नॉट हेल्प समवन, अगर तुम किसी की सहायता नहीं करते हो। तो इफ वाला वाक्य मैंने कंप्लीट कर रखा है। इफ वाले वाक्य में मैंने क्या बना रखा है, डू नॉट बना रखा है। और मैंने एग्जांपल में तो लिखाया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, इसका मतलब है इफ वाला जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आप लोगों ने रूल देखा है मेरा तो उसका मैं एग्जांपल एक दूसरे तरीके से और बता दूंगा, जिसमें तो इफ वाला वाक्य अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट,
और तो बाद वाले वाक्य में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट यानी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर का प्रयोग करना है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। तो इसको बनाऊंगा तो मैं क्या बनाऊंगा, विल और हेल्प, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपको देखना है। अगर आप लोगों की नहीं समझ में आई है तो मैं दूसरा और बताता हूं। देखो एक एग्जांपल और लिखेंगे, लेकिन जैसे मैं आगे वाला नेगेटिव बनाता हूं, नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बाद वाला इस तरीके से बनाएंगे, जैसे इफ सी मिसेज, मिस का मतलब छोड़ देना, मिसेज द बस, सी नॉट कम एट टाइम, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब देखो इस वाक्य में मैंने क्या लिखा है, इफ सी मिसेज द बस, अगर वो बस मिस कर देती है, सी नॉट कम एट टाइम, तो वो समय पे नहीं आएगी। सीधी सी बात है, अगर वो ऐसा करती है तो ऐसा नहीं होगा, तो खुली शर्त है भाई ये बात। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस दे रखा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा, तो उसको आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना है, वो भी नेगेटिव इसमें नोट दिया हुआ है। तो इसको विल नॉट कम, और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं नेगेटिव वाक्य और लिखते हैं। नेगेटिव वाक्य लिखेंगे, चलो एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद इस कंडीशन को कंप्लीट करते हैं। जैसे इसमें पहले वाला वाक्य लिख लेता हूं, सी विल नॉट फेल, सी विल नॉट फेल इफ सी कम स्कूल दिल्ली, और वाक्य को मैंने कर दिया कंप्लीट। अब बात करते हैं कि मैंने क्या किया, विल वाला वाक्य है वो कंप्लीट कर रखा है और उसको पहले विल लिख रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको ये देखना है, सी विल नॉट फेल। अब विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल के साथ यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य बन रहा है, तो सिंपल वाक्य बनाएंगे तो वर्ब में ऐसे जुड़ेगा, कर्ता एकवचन होने पे वर्ब में ऐसे जुड़ जाता है। ये आपकी हो जाती है ओपन कंडीशन, जो कि बहुत ही ज्यादा सरल है, इतनी ज्यादा टफ नहीं है। ये एग्जांपल हो जाता है आपके कंप्लीट। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन जो मैंने लिखवाई थी। दूसरी कंडीशन मैंने लिखवाई है, एक बार इसका एक और बता देते हैं भाई ओपन कंडीशन का। इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉमा के बाद में आएगा इफ नहीं, सब्जेक्ट या फ्यूचर इंडेफिनिट कर देता हूं मैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपको ये ध्यान में रहेगा, ये ध्यान में रहेगा कि भाई वाक्य नेगेटिव है कि कौन सा है। अगर इफ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो बाद वाला वाक्य है वो जो मेन क्लोज बोलते हैं उसको, वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। अब बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे अपन ने क्या लिखा था, क्लोज्ड कंडीशन, जिसको आप क्या कह सकते हो, इम्पॉसिबल कंडीशन। और इसका मतलब होता है कि इसको अपन बंद शर्त भी कहते हैं। बंद शर्त का मतलब जिसके पूरे होने की थोड़ी कम संभावना होती है, वो होती है बंद शर्त। जिसके मैंने लिखा ना, थोड़ी सी असंभावना होती है, जिसको इम्पॉसिबल कंडीशन भी कहते हैं, असंभावित शर्त भी कहते हैं। ये इसका जो रूल होता है वो बनता है, जो इफ वाला वाक्य होता है, इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट, और कोमा के बाद में आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको मैं थोड़ा विस्तारित रूप से लिख देता हूं। रूल की बात कर लेते हैं, इसके नियमों की बात करें तो रूल, इसका जो दूसरा रूप आएगा वो अपन जैसे खुली लिखा था ना मैंने, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। कोमा के बाद में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ये आपको देखना है किस तरीके से देखोगे। अब मैंने यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लिखा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट ही तो है, लेकिन यहाँ पे डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो इसका मतलब है कि आपको देखना है कि अगर इफ वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है, तो बाद वाले वाक्य में आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। और ये दूसरा जो मैंने इसका एक्सप्लेन कर दिया है भाई, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से आपको वाक्य को कंप्लीट
करना है। अब इसका मतलब क्या होता है, असंभावना कैसे होती है, जैसे मैं ये कहूँ कि अगर वो कठिन मेहनत कर लेता तो वो पास हो जाता, इसका मतलब उसने कठिन मेहनत नहीं की और इसका मतलब ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ी सी संभावना पूरी रहती है कि अब वो मेहनत करेगा तो अभी बीता है तो समय रहते हैं वो मेहनत कर सकता है, भाई मेहनत करेगा तो पास हो सकता है। अपन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे इफ यू टेक इफ यू स्पेस टेक माई क्लास यू वुड डू एनी क्वेश्चन। अब मैंने क्या लिखा भाई, मैंने लिखा है बाद वाला वाक्य कंप्लीट लिखा है। बाद वाले वाक्य में क्या लिखा मैंने, यू प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जिस वाक्य में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है और बाद वाला वाक्य कंप्लीट दिया हुआ है, तो इफ वाला वाक्य आपको किस में बनाना है, वो बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में कब बनेगा, अगर वो सिंपल वाक्य है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो सेकंड फॉर्म लगाऊंगा तो टेक की सेकंड फॉर्म होती है टू और वाक्य हो गया कंप्लीट। अब इसका मतलब इफ यू टुक माई क्लास, अगर आप मेरी क्लास लेते तो क्या हो जाता, पास हो जाता, या एनी पर्सन कर सकते, यानी ये अपने पास असंभावना जिसकी कहते हैं क्लोज्ड कंडीशन, ये कार्य अब पूरा हो गया, ऐसा नहीं हो पाएगा, तो इसको कहते हैं क्लोज्ड कंडीशन। चलो दूसरा, जैसे इफ ही मिस्ड द बस ही नॉट रीच एट टाइम। इसका मतलब है अगर वो बस है वो मिस कर देता तो वो समय पे नहीं पहुंच पाता। इसका मतलब है वो उसने बस मिस नहीं की और वो समय पे पहुंच गया। अब मैं बात करते इसको हल करने की बात करें तो मैंने पहले वाला वाक्य वो इफ वाला वाक्य वो कंप्लीट दे रखा है और ये वाक्य मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये वाक्य कौन से टेंस का होगा, ये होगा आपके पास्ट इंडेफिनिट का। और अगर ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो बाद वाले वाक्य में आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। लेकिन वाक्य नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वुड के बाद में नोट लगा दो, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगाने से वाक्य क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो वुड नॉट रीच और वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। चलो एक एग्जांपल और देखेंगे और इसको भी कंप्लीट करते हैं। जैसे ही वुड पास, मैंने वही एग्जांपल लिखा भाई उस वाले वाक्य में जो मैंने ओपन, इसमें मैंने ही वुड पास इफ ही हार्ड, तो मैंने एक ही एग्जांपल लिखा भाई, सॉरी यहाँ पे वर्क लिखूंगा मैं क्योंकि वर्ब है वो वर्क है, वर्क हार्ड। अब वाक्य मैंने इससे पहले भी एग्जांपल में ये लिखा था कि ही वुड, अब मैंने क्या किया, जो वुड वाला वाक्य है वो कंप्लीट दे रखा है तो वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, तो इफ वाला वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। और पास्ट इंडेफिनिट में कब बनता है, जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हो तो वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। इस तरीके से आपकी ये जो क्लोज्ड कंडीशन है वो भी कंप्लीट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में कौन सी कंडीशन लिखवाई थी मैंने, इनफुलफिलमेंट कंडीशन। इनफुलफिलमेंट कंडीशन का मतलब होता है जिसके पूरे होने की कोई संभावना नहीं होती है, वो होती है इनफुलफिलमेंट कंडीशन। नंबर 3, और नंबर 3 पे लिखेंगे इन फुलफिलमेंट कंडीशन और इसको कहते हैं असंभाव्य शर्त, असंभाव्य शर्त, यानी जिसको अपन पूरा कर ही नहीं सकते हैं, इसको पूरा होने की कोई इच्छा आशा ही नहीं रहती है, वो होती है इनफुलफिलमेंट कंडीशन। और इसका जो नियम होता है वो कैसे बनता है, इसका जो रूल होता है वो रूल बनता है आपके पास, जो इफ वाला वाक्य है वो बनता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट। और बाद वाले वाक्य में अपन क्या लिखते हैं, वुड, या चलो मैं इसमें पूरा ही लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब इसको मैं अपने विस्तारित रूप में लिख देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ये तो इसलिए लिखा कि कोई वाक्य निगेटिव हो जाए तो कैसे बनाओगे,
तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है और प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो इसके बाद वाले वाक्य में आपको क्या करना है, इसके बाद वाले वाक्य में आपको सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ये आपकी इनफुलफिलमेंट कंडीशन होती है। अब ये क्या होती है ये मैं बता देता हूं। मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर भारत 1857 में आजाद हो गया होता तो आज भारत विकसित देश होता, तो इसका मतलब है इसके पूरे होने की कोई संभावना नहीं है। हम 1857 में वापस नहीं जा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इसी को अपन इनफुलफिलमेंट कंडीशन कहते हैं। अब कई जगह पे इसको कह देते हैं कि ये इम्पॉसिबल कंडीशन बताते हैं, लेकिन जहां तक मैं कहता हूं वो ये आपकी इनफुलफिलमेंट कंडीशन ही होती है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में चाहे ये कंप्लीट हो और चाहे ये कंप्लीट हो, आपको दोनों में से एक कंप्लीट दिया हुआ मिलेगा। अब चले मैं पहले तो ये बनाते हैं, उसके बाद इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इफ इंडिया, ये बना देते हैं। फिर इंडिया फ्रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन 1857 इट वुड हैव डेवलप्ड। तो बस अपने पास वही एग्जांपल लिखा जो मैंने बोला है। मैंने वो लिखा है इफ इंडिया फ्री इन 1857 इट वुड हैव डेवलप्ड। अगर भारत उसमें पास हो गया होते हैं, इसमें आजाद हो गया होता फ्री, तो पहले मैं एक बात बता देता हूं, आपका अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर बाद वाले वाक्य में वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो पहले वाला वाक्य यानी इफ वाला वाक्य है वो आपको पास्ट परफेक्ट में करना है। और पास्ट परफेक्ट कब बनता है, जब आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। तो पास्ट परफेक्ट ये रहा और पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट दिया हुआ है, हैड मैंने लिख दी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। तो ये वाक्य आपके बिल्कुल आने वाला है। इनफुलफिलमेंट कंडीशन का एग्जांपल आपको पक्का देखने को मिलता है। चलो एक एग्जांपल और बताता हूं इसका, जैसे इफ यू, चलो अपने इतिहास पे बनाते हैं। इफ महाराणा प्रताप win the हल्दी घाटी बैटल, कोमा अकबर would not have वन मेवाड़। अब अपन ने बात करी भाई, अब इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को। अगर इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद वाला वाक्य देखो, अकबर वुड, अकबर सब्जेक्ट हो गया, वुड आ गया, ये नेगेटिव वाक्य है भाई, कोई बात नहीं। तो हैव वाक्य आ गया और इसके साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जिस वाक्य में वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया हुआ है और वो वाक्य कंप्लीट है, तो पहले वाला जो वाक्य है वो आपको पास्ट परफेक्ट में बनाना है। अगर महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का बैटल जीत जाते, युद्ध जीत जाते, तो अकबर है वो मेवाड़ को कभी नहीं जीत पाता। इसका मतलब वो टाइम कभी नहीं आने वाला है और यही बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये वाक्य आपको किस में बनाना है, ये वाक्य आपको पास्ट परफेक्ट में बनाना है और वाक्य हो जाता है आपका कंप्लीट। चलिए इसी का आगे एग्जांपल और देखते हैं। ये अपन ने इफ वाला वाक्य बनाया ना, अब बात करते हैं दूसरे वाले वाक्य की। अब दूसरा वाला वाक्य बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे देखो, अभी बना लेते हैं। इफ यू हैड वेटेड फॉर मी आई हेल्प यू। मैं एक बार इसको स्मॉल वाक्य लिख देता हूं, ये ऐसे वाक्य तो ऐसे आने हैं, लेकिन ये एक बार समझाने के लिए। अब मैंने क्या किया, इफ वाला वाक्य है उसमें मैंने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी गई।
इसका मतलब है बाद वाले वाक्य में आपको क्या करना है, वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प करना है, ये वाक्य आपका हो जाता है कंप्लीट। इस तरीके से आपको कंडीशन है वो कंप्लीट करनी होती है। एक एग्जांपल और बनाएंगे, इसके बाद इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। इफ बाबर had lost the battle of Khanwa, राणा सांगा लिव मोर लॉन्ग कर देते हैं भाई, कोई बात नहीं, मोर लॉन्ग। अब आपने क्या लिखा है कि इफ बाबर हैड लॉस्ट द बैटल ऑफ खानवा, अगर बाबर है वो खानवा का युद्ध खो देता, हार जाता, तो क्या है वो राणा सांगा और ज्यादा जीता भाई, और ज्यादा जीता, तो इसकी संभावना पूरी नहीं हो सकती है ये। तो इसको आप किससे बनाओगे, अगर इसमें इफ वाला वाक्य हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है तो आपको इसमें किसका प्रयोग करना है, वुड प्लस हैव प्लस लिव्ड का प्रयोग करना है, और आपकी जो इनफुलफिलमेंट कंडीशन है वो भी कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। नेक्स्ट कंडीशन आपके पास नंबर 4 आ जाती है भाई, और नंबर 4 आ जाती है जीरो कंडीशन। अब ये जीरो कंडीशन क्या होती है, जीरो कंडीशन के बारे में बता देते हैं कि जिसमें अपन दोनों तरफ इसका कोई मतलब वहां पे शर्त नहीं होती है भाई, ऐसा करते हैं तो ऐसा होता ही होता है, वो होती है जीरो कंडीशन, कि अपन ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, तो वो हो जाती है कंडीशन, जीरो कंडीशन। तो इसका जो रूल होता है वो होता है, इफ वाला जो वाक्य होता है वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है, और जो दूसरा वाला वाक्य होता है वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। तो इसमें अपन क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लिख देता हूं, जिससे आपको ध्यान में रहे। अब बात करता हूं मैं कि इसका जो विस्तृत रूप है, यानी इफ वाला वाक्य, ये जैसे मैंने इधर लिखा है वैसे मैं इधर लिखने वाला हूं, तो क्या हो जाएगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। मोस्टली मैं सिंपल सेंटेंस क्यों लिखता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मोस्टली यही एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल सिंपल आ जाते हैं। लेकिन अगर वो वाक्य निगेटिव है तो फिर मैंने ये दोनों नियम बता रखे हैं भाई, अगर इफ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो बाद वाला वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, अगर वाक्य में जीरो कंडीशन है तो। अब बात करते हैं जीरो कंडीशन होती कैसे है। चलिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं। अगर अपन लकड़ी को पानी में डालते हैं तो वो तैरती है, उसके लिए कोई शर्त नहीं है भाई, लकड़ी को पानी में डालेंगे वो तैरेगी, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है यही कंडीशन अपने पास जीरो कंडीशन होती है। जैसे इफ वी पुट द वुड इन वाटर, अब अपन क्या करते हैं, अगर पानी में रखते हैं लकड़ी को, इट फ्लोट, तो ये क्या होती है, ये तैरती है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास इफ वाला वाक्य है उसमें कोई बात ऐसी दे रखी है जो कि आपके पास जीरो कंडीशन को डिनोट करती है, तो इस वाले वाक्य को भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया है तो उस वाले वाक्य को भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बनेगा, वही बनेगा भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। तो सिंपल सेंटेंस होने पे अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब में कर्ता में इट है वो एक वचन होता है तो एस या एस जोड़ देते हैं। इस तरीके से आपको जीरो कंडीशन है वो देखनी है। चलो इसके एग्जांपल और बनाते हैं जीरो कंडीशन के, उसके बाद इसको आगे करते हैं। जीरो कंडीशन की बात करें तो एग्जांपल जैसे इफ वी हॉट आइस इट मेल्ट। अब इसमें मैंने क्या लिखा है, अगर अपन आइस को गर्म करते हैं यानी बर्फ को गर्म करते हैं तो वो क्या है, वो पिघलती है। अब इसमें कोई शर्त नहीं है भाई, अपन बर्फ को गर्म करेंगे तो वो पिघलेगी,
वो तो इसमें कोई शर्त लागू नहीं होती है। इसका मतलब आपको देखना है कि कोई वैज्ञानिक तथ्य वाली बात तो नहीं है। अगर वैज्ञानिक तथ्य वाली बात है तो वो जीरो कंडीशन पे ही होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इसमें अपन इसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये पिघलेगी, और ये पिघलेगी तो आगे वाला वाक्य भी अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस करता है क्वेश्चन होने पे आपका कंप्लीट। आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि अपना जो टॉपिक चल रहा था कंडीशनल्स वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। वो मैंने बता दिया था कि एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एक क्लास में ही कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं आप लोगों से एक नई क्लास लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।